हेलो गाइस, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 9th और 10th के कुछ इम्पोर्टेंट गति यानी मोशन के क्वेश्चंस, जिसको अगर आप लोग याद कर लेंगे तो आप लोगों का 10 नंबर तो पक्के ही हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे गति के बारे में। गति, मोशन, इसकी परिभाषा क्या है? अगर जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदलती है तो उसे गति कहते हैं। मतलब अगर ए नाम की कोई वस्तु है, अगर समय के साथ 10 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक गई तो इसे गति कहेंगे। इसकी विस्तृत परिभाषा भी हम आपको बता देते हैं। इसकी विस्तृत परिभाषा है, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति या स्थान में परिवर्तन करती है तो उस वस्तु की इस अवस्था को गति मोशन कहते हैं। किसी वस्तु की गति निर्धारण हमेशा किसी संदर्भ बिंदु के आधार पर किया जाता है। अब आप लोग सोचेंगे ये संदर्भ बिंदु क्या होता है, तो ये भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। पहले आप लोग गति पे ध्यान दीजिए। जैसे उदाहरण एग्जाम्पल, सड़क पर चलती हुई कार। जैसे ये कार चल रही है, ये अपनी गति अवस्था में चल रही है, समय के साथ अपनी अवस्था में स्थान में परिवर्तन कर रही है। पटरियों पर चलती हुई ट्रेन, जैसे कोई ट्रेन चलती है। लुढ़कती हुई गेंद, जैसे हम लोग फुटबॉल को मारते हैं या वो खुद ब खुद लुढ़कती है हवा से, तो वो इसकी एग्जाम्पल उदाहरण हो गया। इस इसका एक सूत्र भी है, गति। गति का कोई सूत्र नहीं होता। अब हम पढ़ेंगे विराम, रेस्ट। इसकी परिभाषा अब हम जानेंगे। जब कोई वस्तु अपना स्थान नहीं बदलती तो उसे वह विराम होती है। इसकी एक और परिभाषा हम पढ़ सकते हैं। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को में कोई परिवर्तन नहीं करती तो वह विराम, रेस्ट की अवस्था में होती है। विराम का निर्धारण भी संदर्भ बिंदु के आधार पर किया जाता है। आपने गति में भी और विराम में भी संदर्भ बिंदु पढ़ा है। अब आपको सोचते होंगे कि संदर्भ बिंदु आखिर होता क्या है। आगे हम ये भी आपको बताएंगे। जैसे विराम के उदाहरण देख लीजिए। एक पेड़, जैसे कोई पेड़ एक ही स्थान पे खड़ा है तो वहीं पे न रहेगा, कहीं इधर उधर तो जाएगा नहीं। जैसे कुर्सी, कुर्सी को जब तक हम हटा कर रखेंगे नहीं या कोई बाह्य कारक नहीं लगाएंगे तब तक वो वहीं पर रहेगी। मेज पर रखी पुस्तक, मेज पर रखी पुस्तक पर भी जब तक हम कोई बाह्य कारक बल नहीं लगाएंगे तब तक वह मेज पर ही रहेगी। और एक और इसका उदाहरण हो सकता है, जैसे घर। एक और इसका उदाहरण हो सकता है घर। घर भी जब तक घर एक जगह बनने के बाद वहां से उसे हटाया तो नहीं ना जा सकता, इसीलिए इसका एक और उदाहरण घर हो सकता है। विराम, विराम का भी कोई सूत्र नहीं होता। ये लो, आप लोग ध्यान से जानिएगा। जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे, संदर्भ बिंदु, रेफरेंस पॉइंट, वो आ गया। इसकी परिभाषा आप लोग जानेंगे। जिस बिंदु की तुलना में किसी वस्तु की स्थिति बताई जाती है उसे संदर्भ बिंदु कहते हैं। अगर आपको समझ में आया तो हम बता रहे हैं आपको। जैसे ये बिंदु ओ है और ये बिंदु यहाँ पे। हाँ, इसको हम मान लीजिए यहाँ से यहाँ पे जाना है, तो ये जो पॉइंट है, तो जो यहाँ वाला ये बिंदु है, यही हमारा संदर्भ बिंदु हो जाएगा। संदर्भ बिंदु, संदर्भ बिंदु। हाँ, संदर्भ बिंदु, जहां से हम लोग क्या मतलब जिस जैसे हम मुझे हमें अपने घर से स्कूल जाना है तो हमारा संदर्भ बिंदु क्या हो गया, घर। और जहां जाना है वो क्या हो गया, स्कूल। जहां से हम लोग चलेंगे या जिस स्थान से मतलब हम लोग दूसरे स्थान पर जाएंगे उसे संदर्भ बिंदु कहते हैं। इसकी एक और परिभाषा आप लोग जान सकते हैं, इसको अभिहित करते हैं। इसकी विस्तृत परिभाषा भी हम अब जानेंगे। विस्तृत परिभाषा, जिस निश्चित बिंदु या वस्तु की तुलना करके किसी अन्य वस्तु की स्थिति, गति या विराम का पता लगाया जाता है उसे संदर्भ बिंदु कहते हैं। जैसे जैसे इस चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें संदर्भ बिंदु क्या है, जहां से हम लोग चलेंगे। जैसे स्टार्ट, जैसे हम लोग स्कूल से चले
तो स्कूल हमारा संदर्भ बिंदु हो गया। और यहाँ से हम लोग इस तरह जाते जाते इस तरह आते आते यहाँ पे दुकान पे पहुंच गए। तो दुकान पे पहुंचने की स्थिति में ये स्कूल हमारा संदर्भ बिंदु है। संदर्भ बिंदु का भी कोई सूत्र नहीं होता। चलिए तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम आएंगे दूरी पे। दूरी, डिस्टेंस, इसकी आसान परिभाषा हम लोग जानते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक ए वस्तु है, यहाँ से घूमते घूमते यहाँ बी तक जाना है। जितना दूर ये जाएगी इस कुल मार्ग रास्ते की लंबाई को ही दूरी कहते हैं। जैसे इसकी विस्तृत परिभाषा भी हम लोग देख लेते हैं, पेपर में लिखने में आसानी रहेगी। विस्तृत परिभाषा, किसी वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए तय किए गए कुल मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे ए से ले और इस तरह से घूमते घूमते यहाँ तक हम बी तक आए, यहाँ से लेकर इस तक कुल मार्ग को दूरी कहते हैं। दूरी में दिशा का महत्व नहीं होता, और दूरी में दिशा होता ही नहीं है। दूरी में दिशा नहीं होता, और यह हमेशा धनात्मक होती है, और दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती। हाँ, एक स्थिति में दूरी ऋणात्मक हो सकती है, अगर हम किसी संख्या रेखा पर दूरी को ले तो। अब हम आगे चलते हैं। उदाहरण, इसका उदाहरण भी देख लीजिए। 100 मीटर आगे और प्लस 100 मीटर वापस बराबर दूरी 200 मीटर। अगर यही विस्थापन रहता तो 100 मीटर आगे फिर 100 मीटर वापस, मतलब हम लोग का कुछ भी विस्थापन नहीं हुआ है। विस्थापन को हम इसके आगे पढ़ेंगे। दूरी का सूत्र है दूरी बराबर चाल गुणे समय। जैसे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। एक मिनट, इस घर से हम किसी तरह भी इस तरह घूम के और फिर इस तरह या इस मार्ग पे आते हैं तो इसे दूरी कहेंगे। और इसके बाद है विस्थापन, और जो इसके सबसे न्यूनतम माप हो, तो इस दोनों घर के बीच में सबसे जो न्यूनतम माप होगा उसे डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कहेंगे। तो आगे हम चलते हैं आपके विस्थापन पे। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, इसकी एक आसान परिभाषा और एक विस्तृत परिभाषा भी हम आपको बताएंगे। जैसे आसान परिभाषा में है प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे कम सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं। या हम इसे ये भी कह सकते हैं दो वस्तुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ये भी हम इसको कह सकते हैं, और इसकी विस्तृत परिभाषा भी हम जानेंगे। इसकी विस्तृत परिभाषा है जैसे किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे कम सीधी दूरी जिसमें दिशा भी शामिल हो है विस्थापन कहलाती है। यह एक सदिश राशि है। जैसे गति दूरी था, वह एक अदिश राशि था, उसमें किसी दिशा की जरूरत नहीं थी, परंतु विस्थापन दो वस्तुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को कहते हैं। इसमें दिशा की आवश्यकता होती है, इसीलिए ये एक सदिश राशि का भी उदाहरण है। जैसे विस्थापन, हम 100 मीटर जाकर, मान लीजिए हम यहाँ पे ए स्थान पे है और बी तक गए, 100 मीटर गए और फिर यहाँ से वापस भी आ गए 100 मीटर, तो हमारा विस्थापन क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि हम यहाँ से गए फिर यहीं पे वापस आ गए। अगर हम यहाँ से गए होते, वहीं पे रुके होते, तब हमारा विस्थापन 100 मीटर होता, परंतु हम यहाँ से गए हैं फिर इसी स्थान पे आ गए हैं, तो इसीलिए हमारा विस्थापन 0 हो गया। दूरी हमारा 200 मीटर हो जाएगा, क्योंकि दूरी में दिशा की आवश्यकता नहीं होती। वेग बराबर विस्थापन बटा समय, या विस्थापन बराबर वेग गुणे समय। विस्थापन बराबर वेग गुणे समय होता है। अब ऐसे ये घर का उदाहरण हम देख चुके हैं। जब हम इस रास्ते से जाते हैं ये हमारा दूरी होता है, क्योंकि ये कैसे भी जा रहा है। और जब हम यहाँ सबसे न्यूनतम दूरी, सबसे कम दूरी से जाते हैं, तो ये हो जाता है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब हमारा यहाँ से बस एक दो और टॉपिक है, उसके बाद ये खत्म होने वाला है। चाल, आखिर का चाल क्या होता है भाई?
स्पीड क्या होता है? चाल। इसकी आसान परिभाषा जो आप एक लाइन में लिख सकते हैं, एकांक समय में, मतलब कुछ समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ऐसे ए, एक एक घर से दूसरे घर तक यहाँ से 10 सेकंड में हमने 100 मीटर चल दिया, तो एकांक समय में हमने चला ना, तो इसको अगर हम करेंगे तो 10 मीटर प्रति सेकंड होगा। तो चाल कितनी हो गई? 10 मीटर प्रति सेकंड। इसलिए एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। और इसकी विस्तृत परिभाषा आप देखते हैं, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल, स्पीड कहते हैं। इसमें दिशा का महत्व नहीं है होता, यह एक अरिष्ट राशि है। हाँ, और चाल एक स्पीड स्पीड एक अदिश राशि है, इसमें कोई दिशा नहीं होता। लेकिन उदाहरण हम देख सकते हैं, 60 मीटर दूरी 10 सेकंड में तय की, चाल बराबर 6 मीटर प्रति सेकंड। अब सोच रहे होंगे मीटर प्रति सेकंड कहां से आ गया? तो अगर हम 60, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी 60 मीटर और समय 10 सेकंड, तो 10 सेकंड में 10 और 10 60, तो 6, और ये मीटर बचा, मीटर, और ये बटा है तो यहाँ बट्टा प्रति सेकंड। या हम इसको ये भी लिख सकते हैं, 6 मीटर प्रति सेकंड, 6 मीटर प्रति सेकंड को हम 6 मीटर सेकंड -1, इसके घात -1 भी लिख सकते हैं। तो इसके आगे सिर्फ लास्ट एक टॉपिक बचा है। हाँ, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, ये हमने आपको बता ही दिया है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके पेपर में इस पे सवाल करने को भी आएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं आज का आखिरी नहीं, अभी 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। जैसे औसत चाल क्या होता है? एवरेज स्पीड। औसत चाल को अगर हम आसानी से समझे तो कुल दूरी को कुल समय से भाग देने पर प्राप्त चाल को औसत चाल कहते हैं। जैसे चाल की विस्तृत परिभाषा देख लेते हैं अब हम। जब कोई वस्तु पूरी यात्रा के दौरान अलग अलग चाल से चलती है, तब पूरी यात्रा की कुल दूरी को कुल समय से भाग देने पर प्राप्त चाल को औसत चाल कहते हैं, कहलाती है, कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण हो सकता है, 120 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में हमने तय की, औसत चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति आवर। ये भी हो सकता है, जो बताया वो भी हो सकता है। जैसे हम लोग 140 किमी की दूरी 20 आवर में पूरा करते हैं, तो इसका औसत चाल कितना हो जाएगा? बट्टा, तो 0 0 2 7 14, 7 किलोमीटर प्रति आवर इसका औसत चाल हो जाएगा। अब हम आते हैं वेग, वेलोसिटी। वेग एक सदिश राशि है, इसमें दिशा होता है। अब इसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं, एक निश्चित दिशा में एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। एक निश्चित दिशा में एकांक समय में एक निश्चित दिशा में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। तो कुछ समय में एकांक मात्रक, एक मान लीजिए 1 सेकेंड या 1 मिनट या 1 आवर में एक निश्चित दिशा में, जैसे किसी भी दिशा में, पूर्व पश्चिम उत्तर या दक्षिण, किसी भी दिशा में हुए विस्थापन, तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। किस निश्चित समय में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी यानी विस्थापन को वेग कहते हैं। समझ गए? इसकी विस्तृत परिभाषा भी हम जान लेते हैं। किसी निश्चित दिशा में एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग, वेलोसिटी कहते हैं। वेग में परिमाण के साथ दिशा भी होती है, इसलिए यह एक सदिश राशि है। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इसका उदाहरण देखते हैं, उसके बाद हमारी क्लास होगी इंड, और अब हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। उदाहरण, कार 100 मीटर पूर्व दिशा में 10 सेकंड में चलती है। यहाँ से मान लीजिए ये पूर्व दिशा है, ईस्ट। यहाँ से एक कार मानते हैं, हाँ, यहाँ से एक कार 10, ये क्या हो गया, यहाँ से एक कार 10 मिनट में यहाँ तक जाती है पूर्व दिशा में, तो इसका वेग कितना हो गया?
तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। वेग बराबर विस्थापन बटा समय, यानी वेग बराबर विस्थापन भागे समय। तो यहाँ पे अगर v इक्वल टू वेग वेलोसिटी और विस्थापन 100 मीटर बटा 10 सेकंड, तो कट गया, तो 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी हमारा वेग कितना आ गया, हमारा वेग हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड। तो अब करते हैं हम क्लास को एंड। अब हम मिलेंगे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ अगली क्लास में।